नमस्कार साथियों, आपके अपने इस प्यारा क्लास आरडीएस क्लास में स्वागत है। यह क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में अगर आप आ गए हैं तो मान के चलिए प्रकाश का परिवर्तन पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, आप शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक क्लास को कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक आप सोए रहिएगा कुछ नहीं होने वाला है। जगिए, आज ही से जगिए, प्रयास कीजिए कि आज से ही जगकर इस क्लास को हम कर लें। लेकिन देखिए जब तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल सोच रहे हैं कि हम टॉप कर जाएं, फिजिक्स कैसे होगा, फिजिक्स में कैसे ज़्यादा अंक लाएं, तो ये सब समस्या सबके साथ होती है। लेकिन आप शुरू तो पहले कीजिए, पहले शुरुआत तो कीजिए। अगर आप शुरू कर लिए हैं तो देखिए एंड तक बने रहिए। यह क्लास आपके लिए बहुत बेहतरीन होने वाली है। क्लास करने के बाद आप नहीं कहिएगा कि हाँ हमें प्रकाश से कोई भी डाउट है या डाउट बनने वाला है। ठीक है, एक बार क्लास करके देखिए, यह क्लास आपको पूरा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, इस क्लास में आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। ठीक है, लाइट क्या है। मेरा फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर प्रकाश है। प्रकाश का कंप्लीट यहाँ देखिए प्रकाश क्या है, आइए हम यहाँ जानते हैं। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। तो आप भली भांति आप जानते हैं कि प्रकाश आप सभी लोगों ने देखा हो। किसी वस्तु को आप देखते हैं, आप अनुभव किए होंगे कि रात्रि में वस्तु दिखाई नहीं देता है जबकि दिन में वस्तु देख पाते हैं। कारण क्या है? प्रकाश। या रात्रि में हम टर्च को जलाते हैं, रात में टर्च को क्या करते हैं? जलाते हैं। ऑटोमेटिक है कि मान लीजिए हमको कहीं जाना है अंधेरे में तो टर्च जलाएंगे, तो टर्च जलाएंगे तो प्रकाश अगर उस वस्तु पर पड़ेगा और हमारी आंख उस वस्तु को क्या कर पाएगी? देख पाएगी, कैच कर पाएगी, पकड़ पाएगी, तो हम वस्तु को देख पाएंगे। मान लीजिए हमारे अगल बगल में मान लीजिए 2000 का सिक्का गिर गया, 2000 का क्या गया? रुपया गिर गया। तो 2000 का रुपया हमको अगर रात्रि में दिखाई नहीं देता है, लेकिन जैसे ही टर्च जलाते हैं तो हमारी निगाहें कहाँ पड़ती है? रुपया पे पड़ती। तो रुपया पर पड़ेगी तो क्या करेंगे? उस वस्तु को हम देख ली। तो देखे कैसे? उस वस्तु से क्या है, हमारी आंखों तक प्रकाश तो आ जा रही है। तो अगर प्रकाश आ रही है तो वस्तु दिखाई देगा, और नहीं आएगी तो वस्तु दिखाई देगा। आप करके देखिए कि आप रात्रि में आप अपने घर पे रह जाइए, घर से एक टॉर्च जलाइए और बाहर कोई वस्तु छोटा सा रख दीजिए। आप टॉर्च जलाइएगा, वस्तु से अगर प्रकाश है तो क्या कर रहेगा? वस्तु को देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही प्रकाश खत्म हो गया, प्रकाश नहीं रहेगा, तो हम वस्तु को क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है। देखिए प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाता है। प्रकाश वह माध्यम है। एक क्लास कीजिए, केवल आपको क्लास में ही नहीं याद हो गया तब कहिएगा। आप क्लास अगर बढ़िया से सुन रहे हैं तो यह क्लास आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए यहाँ कहता है कि आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाता है। माध्यम क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश वह माध्यम होता है जिसकी सहायता से आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, प्रकाश में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हाँ, प्रकाश के बारे में को जानते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? एक चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। अगर मान लीजिए प्रकाश, अगर कोई यहाँ मान लीजिए सूरज का प्रकाश आ रहा है, ठीक है, यह हमारा क्या हो गया? सूरज हो गया। और यहाँ एक वस्तु लेते हैं, वस्तु को क्या करते हैं? लेते हैं। तो यहाँ से अगर वस्तु से प्रकाश की किरणें, अगर सूरज से अगर प्रकाश की किरणें अगर वस्तु पर क्या करती है? पड़ती हैं, तो आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को अगर देख पाता है तो क्या कहलाता है? वो प्रकाश कहलाता है। लेकिन यह माध्यम सीधा होना चाहिए। अगर सीधा है तो आप वस्तु को देख पाते हैं। आप प्रयोग करके देखिए, एक छोटा सा नली ले लीजिए, एक पाइप का टुकड़ा ले लीजिए, वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, और ऐसे करके किसी वस्तु को देखिएगा तो बिल्कुल दिखेगा, आर पार दिख जाएगा, क्योंकि सीधा रहेगा तो वस्तु को आप देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही क्या करेंगे, इसको हम मोड़ लेंगे तो वस्तु से प्रकाश तो आर पार नहीं करेगा, तो प्रकाश नहीं जाएगा, तो क्या हम वस्तु को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश गमन करती है किस रेखा में? सीधी रेखा में। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 के पावर 10 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 के पावर 8, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। हाँ, तब प्रकाश से कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप बता सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूँ कि प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से आँख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाता है।
प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाता है। ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किरण क्या है? रे क्या है? आप किरण से भी वाकिफ हैं, भली भांति आप परिचित हैं। देखिए, प्रकाश के गमन का जो रास्ता होता है, जो पथ होता है, प्रकाश जाने के लिए क्या होता है, जैसे हम लोग चलने के लिए कोई पगडंडी या पथ होता है, वैसे ही प्रकाश को गमन करने के लिए क्या होता है, एक पथ होता है, वही क्या कहलाता है, किरण होता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि किरण पुंज क्या है? किरण पुंज क्या है? तो किरणों का समूह, किरणों का समूह क्या कहलाता है? किरण पुंज कहलाता है। जैसे मान के चलिए यह प्रकाश के गमन का क्या है, एक पथ है, तो यह पथ तो कहलाता है कथी, क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। लेकिन बहुत सारे किरणों का समूह, बहुत सारे किरणों के समूह को क्या कहते हैं? समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो आप किरण समझ गए होंगे। किरण पुंज, किरण, किरण पुंज, किरण क्या है, किरण पुंज क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन था आपकी प्रकाश का परिवर्तन क्या है, इसको इनके नियमों को चित्र द्वारा प्रस्तुत करें। प्रकाश के परिवर्तन क्या है, इनके नियमों को चित्र द्वारा प्रस्तुत करें। तो देखिए, आपको अगर प्रकाश का परिवर्तन कभी नहीं समझ में आया होगा, इस क्लास को करने के बाद आप प्रकाश के परिवर्तन बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए, सबसे आसान है, सबसे आसान, केवल आपको समझने की वाली बातें हैं। क्योंकि आप चाहे हम लोग ऐसा कभी किए हैं कि एक थाली लेते थे, बचपन में क्या लेते थे, एक थाली लेते थे, थाली को प्रकाश की तरफ क्या करते थे, इसको मुड़ा देते थे और अपने दोस्त की तरफ थोड़ा सा तिरछा कर देते थे, ताकि क्या करते, उसके चेहरे पर कर देते, ताकि वो जले, कुछ कहे, कुछ बोले, ऐसा चिढ़ाने के लिए करते थे ना। क्या आपने नहीं किया? बिल्कुल, आपका भी आंसर होगा कि हाँ मैंने किया था। ठीक है, तो देखिए, हम लोग ऐसे करते थे तो क्या था कि सूर्य से प्रकाश की किरणें आती थी, थाली पर टकराती थी। सूर्य से प्रकाश की किरणें आती थी, सूर्य से प्रकाश की किरणें आती थी और थाली को क्या करती थी, टकराती थी, और टकराने के बाद हमारे दोस्त के आंखों या चेहरे पर जाती थी। तो देखिए, यही प्रकाश का परिवर्तन। इसमें समझने वाली ज़्यादा कोई बातें नहीं है कि प्रकाश की किरणें आई, किसी परिवर्तक सतह पर टकरा कर, परिवर्तक सतह पर टकरा कर क्या कर गई, मेरे दोस्त के चेहरे पर चली गई। तो आप कहिएगा कि प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी परिवर्तक सतह से टकराकर वापस लौट गई, वहीं लौटने की क्रिया प्रकाश का परिवर्तन है। आपको याद हो गया? नहीं याद हो गया तो फिर से सुनिए कि हम लोग बचपन में थे तो क्या करते थे कि जो गलतियाँ हमने किया है वो आप भी किए होंगे, नहीं किए होंगे तो करके देख लीजिए। देखिए, क्या होता था कि बचपन में हम एक थाली लेते थे, थाली को सूर्य के प्रकाश की तरफ ऐसे करके तिरछा कर देते थे। तिरछा करने के बाद क्या होता था, वह उस पर प्रकाश की किरणें पड़ती थी। पड़ने के बाद हम अपने दोस्त के चेहरे पर लगा देते थे, चेहरे की तरफ घुमा देते थे। अब चेहरा पर उसके पूरा सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता था, तो वहीं प्रकाश की किरणें आई और परिवर्तक सतह से टकरा कर क्या करी, मेरे दोस्त के चेहरे पर चढ़ गई। तो क्या है, प्रकाश का ये परिवर्तन है ना। तो देखिए, यहाँ भी कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन क्या है, इनके नियमों को चित्र से प्रस्तुत करिए। तो देखिए, यह किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परिवर्तक सतह पर टकराती है और टकरा कर क्या कर जाती है, लौट जाती है। देखिए, प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी परिवर्तक सतह पर क्या करती हैं, टकराती हैं और टकराकर वापस लौट जाती है। लौटने का क्रिया ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परिवर्तन कहलाता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। अब यहाँ समझना होगा, पहले प्रकाश के परिवर्तन को चित्र से समझते हैं। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, यह मान के चलिए कोई परिवर्तक सतह हो गया, ठीक है, यह परिवर्तक सतह हो गया। यह मान लीजिए सन हो गया, सूरज हो गया, और यह हमारा दोस्त हो गया। क्या हो गया, दोस्त हो गया। अब हम यहाँ एक थाली लेते थे, थाली बनाने तो आता नहीं, फिर भी बना रहे हैं। मान के चलिए हमारा थाली था, यहाँ से मान लीजिए थाली था। सूरज के प्रकाश यहाँ आता था, आने के बाद टकराता था और टकरा कर क्या करता था, दोस्त के चेहरे पर चला जाता था। सूर्य से प्रकाश की किरणें आता था और थाली से हम लोग उसको टकरा कर क्या करते थे, उसकी तरफ घुमा के देते थे, उसकी तरफ मुड़ा देते थे, तो वहीं लौट जाता था प्रकाश की किरण। तो देखिए,
आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं आप बताइए। सूर्य से प्रकाश की किरणें जो आ रही हैं आपतित किरण है। सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं आपतित किरण है, और टकराकर लौट रही हैं परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण है। तो सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, किसी सतह पर पड़ रही हैं तो वह आपतित किरण कहलाता है, और टकराकर लौट जाती है वह परावर्तित किरण कहलाता है। आप यहाँ अगर चित्र को आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये क्लास बिल्कुल आपके लिए बेहतर होने वाली है। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बेहतर होने वाली है, क्योंकि यह हमारा दावा है, हम अपना 100% दे रहे हैं। तो क्या आप नहीं दे सकते? अगर आप सोए हैं तो जगिए, प्लीज़ जगिए, आज से मेहनत शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होगा। हम कितना भी पढ़ा लें, हम कितना भी समझा दें, कुछ होने वाला नहीं। आप कुछ कीजिए, क्योंकि जीवन में आपको करना है। तो जिसको कर्म कीजिएगा फल हमेशा मीठा होगा। हाँ, समय लग सकता है कि समय 2 दिन 4 दिन 10 दिन पढ़ाई करने में क्या होता है, कठिनाइयाँ आती है। लेकिन एक बार अगर लय पकड़ में आ गया कि आपने लय पकड़ लिया कि हाँ हम आज से रेगुलर पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो मान के चलिए 8-10 दिन आपको दिक्कतें आएंगी। लेकिन लगातार अगर आप 15-20 दिन अगर करते रहें तो आपको आदत सी बन जाएगी। तो आदत बन जाएगी तो बस वहीं कर्म आप 4 महीने 5 महीने 6 महीने जितना दिन तक करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आदत बनाइए। ठीक है, तो आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर लौटने वाली परावर्तित किरण। और देखिए, जहां पर ये काट रही है उसको क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। और देखिए, यहाँ पर एक लंब डाला गया है, लंब, इसको अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपने 1 2 3 4 5 टॉपिक आप क्लियर किए केवल इस चित्र के माध्यम से। देखिए, अगर देखिए आपको तो याद होगा कि किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर लौटने वाली परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण पर खींचा गया जो लंब होता है किसी परावर्तक सतह पर अभिलंब होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए, I बराबर R होता है, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, क्योंकि देखिए इस पर मापा गया यह कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। और ये भी कितना होता है? इधर भी 90 डिग्री होता है दोनों। क्योंकि देखिए, एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री बनता है। तो इसको अगर हम बीच से अगर लंबवत खींचते हैं तो यह हमारा 90 डिग्री हो गया, और ये भी हमारा कितना हो गया? 90 डिग्री है। तो मान के चलिए अगर इसका मान अगर हमसे 40 दे दिया जाए तो क्या इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं? आप ही बताइए कि अगर दोनों का मान कितना है? 90 डिग्री। अगर इसका मान अगर 40 डिग्री दे देगा तो इसका मान ऑटोमेटिक है कि मतलब 90 में से क्या करेंगे? 90 माइनस 40 कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 50 डिग्री होगा ना। तो देखिए, अगर न्यूमेरिकल भी पूछना होगा तो ऐसे पूछेगा तो कर सकते हैं। ठीक है, यह दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है। यह कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए नियम। देखिए, यहाँ नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। तो आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आप नियम एक बार में याद कीजिए, एक लाइन में आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है। आप शॉर्ट में अगर नहीं याद होता है तो केवल याद रखिएगा कि I बराबर R, I को आपतन कोण और परावर्तन कोण R को कहते हो गया। आपतन कोण I बराबर R, I बराबर R, 100 बार कहिए I बराबर R, याद हो गया। वैसे ही है कि आने वाली किरण आपतित किरण, टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और अभिलंब खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही जगह पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। कोई दिक्कत? कोई भी समस्या हो तो देखिए समाधान, कोई भी समस्या का समाधान होगा। हाँ, लेट से होगा, कुछ देर बाद होगा, लेकिन समाधान है। आप केवल खोज कर तो देखिए, सब कोई तो सोया ही है, तो जग के तो देखिए। करना सब कोई चाहता है कि हम मतलब टॉप कर दें, तो टॉप कैसे कीजिएगा? पहले जगिए, करना शुरू कीजिए, कोई भी काम करते रहिए, बैठिए नहीं।
बैठिएगा तो फिर दिक्कतें आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, चित्र से इसको समझते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इस चित्र को, जैसे हमने बताया कि आपतित किरण, इंसिडेंस रे, और देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसको छोटा आई से सूचित किया जाता है, कौन? आई। वैसे ही अभिलंब और परिवर्तित किरण, तो टकराकर लौटने वाली किरण तो परिवर्तित किरण है। तो परिवर्तित किरण और परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए, और यह हमारा आपतन बिंदु है। तो कोई दिक्कत? आने वाली किरण आपतित किरण, टकराकर लौटने वाली किरण परिवर्तित किरण, खींचा गया लंब, और अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है तो बताइए। यह क्लास करने के बाद आप बिल्कुल 100% मान के चलिए कि हमारा एग्जाम का तैयारी हो गया। केवल क्लास को सुनिए, ध्यान से देखिए, ठीक है, और कर्म करते रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कर्म कर्म प्रधान होता है। आप कर्म को करते रहिए, बैठिए नहीं। चलिए देखिए अब आपतित किरण। अब देखिए, अगर आप चित्र देखे होंगे, ध्यान से सुने होंगे, तो वो आप खुद बताइए कि नहीं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायग्राम को आप ध्यान में रख लीजिए। हाँ, हम डायग्राम को सेट अपने माइंड में कर लिए हैं, तो सेट कर लिए हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण आपतित किरण, मान लीजिए किसी सतह पर पड़ने वाली, सतह है, किसी सतह पर पड़ने वाली किरण आपतित किरण। परिवर्तित किरण है कि किसी सतह से टकरा कर लौटना ही क्या कहलाता है? परिवर्तित किरण। जैसे वही गलती हम लोग करते थे बचपन में कि कोई प्रकाश सोर्स से आ रहा है, प्रकाश किरण थाली से टकराता था, तो टकरान जो किरण आके टकराता था ना, आता था, वही आपतित किरण टकरा के अपने दोस्त के पास भेजते थे। हमारे दोस्त था तो हमारे दोस्त के चेहरे पर भेज देते थे, तो प्रकाश आता था, चेहरे पर भेज दिए। तो देखिए, आ रहा है तो आपतित किरण, टकरा के लौट रहा है तो परिवर्तित किरण। तो कोई दिक्कत? चलिए, आपतन कोण क्या है? आपतन कोण तो आप पढ़े हैं कि आपतित किरण और यहाँ तो अभिलंब खींचा गया है, ये दोनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपको आगे मिलेगा परिवर्तन कोण। तो देखिए, अभिलंब और परिवर्तित किरण, अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच के कोण क्या होता है? अब बताइए, परिवर्तन कोण होता है। देखिए आगे, देखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परिवर्तन कोण होता है। तो परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को क्या कहते हैं? परिवर्तन कोण कहते हैं। इसको आर द्वारा सूचित किया जाता है। बिंब क्या है? किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, मान लीजिए किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, उसी बिंदु को पहले वाले बिंदु का क्या कहलाता है? बिंब कहा जाता है। पहले वाले, अगर कोई वस्तु का, जैसे हम मान लीजिए फोटो ले लिए, फोटो का चित्र हमारे चेहरे पर बन रहा है, तो मान लीजिए हमारा तो चित्र प्रतिबिंब बन रहा है अलग, लेकिन जहाँ वस्तु रखे हैं पहले वाला वस्तु, वही वस्तु ही क्या कहलाता है? बिंब कहलाता है। चलिए अगला देखिए, इमेज क्या है, प्रतिबिंब क्या है। तो किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, वही बिंदु, जिस बिंदु पर यहाँ काटेगी वही बिंदु कहलाता है प्रतिबिंब। ठीक है। प्रतिबिंब मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? 2। एक वास्तविक, एक काल्पनिक। एक वास्तविक, एक काल्पनिक। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक वास्तविक, एक काल्पनिक। वास्तविक, काल्पनिक। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है? आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। अब दोनों को देखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है। हाँ देखिए, वास्तविक या रियल इमेज क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। जानेंगे कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु को काटती है, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु को क्या करती है? काटती हैं, उस बिंदु को पहले वाले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। यहाँ काटती है उस बिंदु का पहले वाला बिंदु का क्या कहलाता है? वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और जस्ट इसका देखिए, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब में, वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, लगता है कि हाँ, जैसे वर्चुअल नहीं होता आभास करना कि हाँ लगता है कि काट सकता, अनुमान कर सकते हैं, लगता है कि काटती है। तो काटती है तो वो क्या कहलाता है? उस बिंदु को, पहले बिंदु का क्या कहलाता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आभासी प्रतिबिंब
कहलाता है। अब दोनों में अंतर देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से इस साल का क्वेश्चन सेट किया जाएगा बोर्ड में कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करें, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि देखिए हम लोग का दावा है, हम लोग एनालिसिस करते हैं, तो एनालिसिस में मेरे ख्याल से अगला क्वेश्चन यह सेट किया जाना चाहिए कि बोर्ड में यह क्वेश्चन आ जाए। तो आप लोग इसको प्लीज़ आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से इस साल आने वाला है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों में अंतर क्या है, तो आप पहले तो परिभाषा लिख दीजिएगा। अब परिभाषा तो हम पहले पढ़ा चुके हैं, यहाँ भी परिभाषा पढ़ा चुके हैं। देखिए, वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा। अगर वस्तु अगर ऐसा रखेगा, मान लीजिए वस्तु ऐसा है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा उलट के बनेगा, उल्टा बनेगा ना। लेकिन वह काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु की अपेक्षा क्या बनता है, सीधा बनता है। वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, वहाँ अगर सीधा प्रतिबिंब अगर है तो यहाँ भी सीधा बनता है। इसको सरल रेखा द्वारा ऐसे दर्शा सकते हैं, लेकिन इसको टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब को सरल रेखा द्वारा, वास्तविक प्रतिबिंब को सरल रेखा द्वारा, वास्तविक प्रतिबिंब को बताइए, आप बोलिए सरल रेखा। क्योंकि जब तक आप नहीं बोलिएगा नहीं होगा, क्योंकि मेमोरी को चाहिए कि जैसे हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी करना होगा, आपको ही बोलना होगा। तो सोचिए जैसे सरल रेखा द्वारा, लेकिन इसको कैसे दिखाएंगे, बोलिए, टूटी हुई रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। कोई दिक्कत, चलिए इसका और है थोड़ा सा। हाँ, इसको पर्दे पर आप उतार सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, आप काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यह वास्तविक कटान से बनता है, यह किरणों को पीछे बढ़ाने पर बनता है, किरणों के पीछे बढ़ाने पर बनता है। यह वास्तविक कटान से बनता है, यह किरणों के पीछे बढ़ाने पर बनता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। दर्पण क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये अभी होने वाला है। अगर आप दर्पण नहीं समझे हैं तो आप यह क्लास करने के बाद आप दर्पण समझ जाइएगा कि दर्पण आखिर क्या होता है। तो देखिए, दर्पण कुछ नहीं, हमारे घर, आपके घर, सबके घर दर्पण है। केवल आप उसका यूज जानिए कि हाँ दर्पण, आप पहचान कर लीजिएगा कि हाँ दर्पण क्या है। अब हम लोग तो बहुत सारा आईना देखें, अब आईना देखे हैं तो आप देखे होंगे कि हम लोग कि हमारे को क्या लगता है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, खिड़की पर लगाते हैं, जो फाइबर लगवाते हैं, जो शीशा लगवाते हैं। आप देखते हैं हम इधर से देख रहे हैं तो उधर भी वस्तु दिखाई देता है, ऐसे बहुत बार हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या होता है, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक पृष्ठ चिकना हो, दूसरा पृष्ठ चमकदार। जैसे हम लोग, हमारे घर शीशा होता है, लड़कियों के लिए तो बहुत फेमस होता है, क्योंकि लगता है कि उनसे सुंदर कोई नहीं है, चेहरा को बार बार देखते रहता है। यह उम्र भी है कि क्लास 9, 10, 11, 12 ऐसा होता है कि क्या बताएं कि सब कोई अपना चेहरा बार बार देखते रहता है कि मैं दिन पर दिन क्या होता सुंदर होता रहूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब तक आप इस क्लास में हैं, आपको समझ थोड़ा कम है, तो आपको चेहरा बार बार देख सकते हैं, आप देखते भी हैं। लेकिन क्या होता है कि लगता है कि सब कुछ सुंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, हम आपको दर्पण बहुत बेहतर ढंग से समझा रहे हैं। आप सब लोग अपना चेहरा को तो देखते हैं, तो क्या ऊपर का भाग तो काफ़ी चिकना और चमकदार होता है, काफ़ी चमकता है, तो हम अपने चेहरे को देखते हैं काफ़ी खूबसूरत, हमारा चेहरा काफ़ी खूबसूरत। वही सबका अपना चेहरा किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, तो चेहरा क्या, आप कैसे भी रहेगा, आपको पूछने वाले हज़ार हैं। लेकिन आप कितना भी सुंदर हैं, आपको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, आपको दुनिया समझ नहीं में रहे हैं, तो क्या ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ लिख कर नौकरियाँ कीजिए, नहीं, एक समझदार इंसान बनना जरूरी है। क्योंकि पढ़ लिख कर तो सब कोई नौकरी कर लेता है, लेकिन क्या समाज में रहने के लिए केवल जरूरी है कि पढ़ाई करते सामाजिक में एकजुट करना रहे, समाज से मिलजुल करना रहे, ऐसा नहीं है। अगर आपको समाज में रहना है, समाज की रीति रिवाजों को समझना है, समाज में मिल कर रहिए। क्योंकि समाज में मिलने से क्या होता है कि सामाजिकता की आप में मतलब वो होता है, नैतिक ज्ञान होता है। तो देखिए, क्लासें वही है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपने सामाजिक बातों पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखिए हम चलते हैं दर्पण की तरफ। तो दर्पण में क्या था, हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा दर्पण दिखाते हैं, रुक जाइए, लेके आते हैं। चलिए हम दर्पण लेके आ गए आपके सामने। आप दर्पण देखे होंगे कि दर्पण क्या होता है। देखिए दर्पण है, थोड़ा सा इसको खोल के लाएं ताकि आपको भी अनुभव हो जाए कि हाँ दर्पण क्या है। देखिए यह भाग जो है काफ़ी चिकना और चमकदार है।
आपको देखिए निकाल के दिखाते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। यह भाग देखिए काफ़ी चिकना और चमकदार है। मेरा चेहरा भी काफ़ी यहाँ से दिख रहा है, हम अपना चेहरा इसमें देख रहे हैं। ठीक है, आप लोग भी देखिए, आप लोग भी देखिए। देखिए आप लोग का चेहरा काफ़ी खूबसूरत इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या इधर कर रहे हैं तो दिखाई दे रहा है? इधर से देखिए कलई किया गया है, कलई किया गया है। अगर चित्र बना रहा है तो यह कलई नहीं होता तो आपका चित्र नहीं बनता, क्योंकि इस पार से उस पार देख सकते हैं। अगर आपको अनुभव नहीं है तो इसको चित्र को, इस कलई किया गया को क्या कीजिए, आप इसको स्क्रैच करके हटा दीजिए और देखिए क्या आपका चित्र जैसे इसमें बनता था क्या ऐसे बन रहा है? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो देखिए दर्पण क्या है, कांच का ऐसा टुकड़ा, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक भाग चिकना है, चमकदार है, और दूसरा भाग क्या है, कलई किया गया है, दर्पण है। याद हो गया? हाँ बिल्कुल याद हो गया। चलिए चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका एक पृष्ठ क्या हो, चिकना और चमकदार हो, दूसरा पृष्ठ क्या हो, कलई किया गया है, दर्पण है। तो दर्पण में यह हमारा समतल दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है। समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए अब आगे चलते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है। दर्पण कितने प्रकार का होता है तो आपने दर्पण जाना। अब दर्पण के प्रकार जानते हैं कि दर्पण मुख्य रूप से दो ही होते हैं, एक समतल दूसरा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, गोलीय। समतल तो जिसका तल क्या हो, प्लेन हो, बराबर हो, समतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण होता है कि जिस दर्पण का मतलब कोई दर्पण है किसी खोखले गोले का क्या हो, भाग हो, वह गोलीय दर्पण होता है। देखिए हम यहाँ समतल दर्पण जानेंगे कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, वह क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, सम मतलब बराबर, तल जिसका तल बराबर हो, समतल दर्पण कहलाता है। क्लास में याद हो जाएगा, केवल ध्यान से सुनिए तो, आप क्लास को कीजिए तो, क्योंकि देखिए आप केवल क्लास को बढ़िया ढंग से, बेहतर ढंग से आप सोचिए कि पूरा क्लास यह कर ले, क्योंकि देखिए ये क्लास थोड़ा लंबी होने वाली है, क्योंकि इसमें पूरा प्रकाश के परिवर्तन कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी गोले का भाग हो, किसी गोले का भाग होगा तो क्या कहलाएगा, वही तो गोलीय दर्पण कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो। गोलीय दर्पण आप पढ़े हैं, दर्पण के प्रकार पढ़े हैं। दर्पण प्रकार में आपको गोलीय, समतल पढ़े हैं, और गोलीय दर्पण में आपने पढ़ा कि दो प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। अवतल उत्तल, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। कॉनकेव कॉन्वेक्स, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी कभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स ऐसा आ गया है, एग्जाम में आ जाता है, तो आपको थोड़ा यहाँ वर्ड पर ध्यान भी देना है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों का जानकारी यहाँ जरूरी है। क्योंकि देखिए अवतल का कॉनकेव होता है और उत्तल का कॉन्वेक्स होता है। तो कॉनकेव मिरर, देखिए यह चित्र आप देखिए, यह कॉनकेव मिरर है और यह कॉन्वेक्स मिरर है। चित्र से समझिएगा, यह परावर्तक सतह है, तो परावर्तक सतह इसका क्या है, परावर्तक सतह क्या है, परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, ऐसे है। आप लोग चम्मच को देखिए, चम्मच को देखिए, ऐसे होता है ना, बीच से खाल होता है और पीछे से उभरा होता है। तो बीच का भाग जो होता है, नीचे का भाग, ऐसे भाग को चौड़ा गड्ढा वाला भाग, परावर्तक पृष्ठ अगर जिसका क्या हो, धंसा हुआ हो, क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर होता है। कॉन्वेक्स होता है कि जिसका चम्मच के पीछे वाला भाग से तुलना कीजिए, या आप लोग के साइकिल अगर है तो साइकिल के घंटी जो बजाते हैं, ऊपर का भाग देखिए ऐसे होता है, उसमें हम चाहे आईना अगर हम देखते हैं अपने चेहरा को, लगता है कि बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, तो आप लोग भी देख लीजिएगा। चलिए अब हम यहाँ जानेंगे अवतल दर्पण क्या है या किसे कहते हैं। तो हम जानेंगे कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो, धंसा हुआ हो, अर्थात यह हमारा क्या है, यह हमारा परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है ना। तो अगर परावर्तक सतह धंसी हुई हो तो वह अवतल है, और जिसका उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो, उभरा है, वह उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में कोई दिक्कत है तो बताइए। उत्तल दर्पण है कि जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, अवतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ, कोई दिक्कत। अब ऐसे कीजिए, एक गड्ढा है, धंसा हुआ है तो अवतल है, उभरा हुआ है उत्तल है, आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, कुछ उपयोग भी जानेंगे।
तो रोड लाइट में और साइड मिरर में, रोड लाइट मतलब रोड के लाइट में भी इसका यूज होता है और गाड़ियों के साइड मिरर में, तो गाड़ी के साइड मिरर में तो होता है। अब देखिए आप अगर बाइक चलाते होंगे, स्कूटी चलाती होंगी लड़कियां या लड़के भी आजकल स्कूटी चला रहे थे, देखो स्कूटी आप चला रहे होंगे तो उसके साइड में जो रहता है वह उत्तल दर्पण लगाया होता है। क्यों उत्तल दर्पण इसलिए लगाता है कि ताकि पीछे के क्षेत्र को, बहुत सारे एरिया को क्या करता है, वो कवर करता है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनाता है। तो अगर सीधा बनाएगा तो ऑटोमेटिक है कि उसका जरूरत ज़्यादा है, इसलिए उत्तल दर्पण लगाता है। देखिएगा और अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। अवतल दर्पण का क्या उपयोग है? अवतल दर्पण का उपयोग है दाढ़ी बनाने के लिए या दाढ़ी को शेविंग करने के लिए। लड़कियों के लिए पार्लर जाती हैं बाल कटवाने के लिए, और क्या है इसको क्या बोलते हैं, भौं बनवाना या क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा जानकारी कम है, लेकिन हाँ दाढ़ी बनाने में या हजामत दर्पण में इसका यूज होता है। चलिए गाड़ियों के हेडलाइट या अग्रभाग में, अग्रदीप में, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, जैसे हम बाइक चलाते हैं तो बाइक के जो आगे वाला हिस्सा होता है जो लाइट देता है वो किस दर्पण लगा होता है, वहाँ लगा होता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट में डॉक्टर जितना भी यूज करता है, जितना भी वैज्ञानिक होता है, अगर भूमि के अंदर जाता है या कहीं भी जाता है तो यहाँ सर पर क्या करता है, बांध लेता है, ऐसे ऐसे खोजने का काम करता है। और सोलर कुकर में, सौर कुकर में भी इसका यूज होता है। और डॉक्टरी सहायता वाले टर्च में ईएनटी डॉक्टर करते हैं। ईएनटी डॉक्टर मतलब आँख नाक गला ये सब का जो डॉक्टर होता है इस दर्पण का यूज करता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। यह ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है कि हजामती दर्पण में कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। सोलर कुकर, डॉक्टरी सहायता और गाड़ी की हेडलाइट। हाँ आपको अगर फंसाना होगा तो यहाँ कहेगा इसमें आपको बदलाव कर सकता है, क्योंकि मान लीजिए अगर यह सब कुछ क्वेश्चन पूछ दिया है तो इसमें बदलाव थोड़ा सा होने की संभावना है। आपको हम पहले बता रहे हैं, यहाँ गला कह सकता है, जैसे हमने कहा कि डॉक्टरी सहायता, अब वहाँ केवल कहेगा डॉक्टरी सहायता के लिए कौन सा दर्पण लगा होता है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, अगर नहीं जाने हुए तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, मेरा मानना है। तो जैसे नाक का दे सकता है, गला का दे सकता है, तो आप सतर्क रहिए क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आपको जानकारी हर पॉइंट पे होनी चाहिए। चलिए, हाँ उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड में क्यों होता है, आप साइड मिरर में इसका यूज क्यों करते हैं? आप पहले ही आपको पता है कि उत्तल दर्पण है कि जिसका परिवर्तक पृष्ठ क्या होता है, उभरा होता है। आप देख के मानिए, समझिए इस बात को। अगर मान लीजिए जैसे हम लोग मोबाइल चलाते हैं, कर्व ग्लास होता है, तो कर्व ग्लास तो ऐसे मान ली मोबाइल होता है और यहाँ से क्या होता है, थोड़ा सा कर्व होता है। तो वैसे ही होता है कि मान लीजिए उत्तल है तो देखिए यहाँ से यहाँ तो घुमा हुआ है, तो अगर चित्र भी बनाएगा तो यहाँ से और यहाँ तक बना सकता है। चित्र के भी बनाना होगा, अगर पीछे से फोटो भी बनाना होगा तो इतना बना सकता है। लेकिन क्या अगर ये लगा देते तो इतना ही तो कवर एरिया को कवर करता। अगर अवतल लगाते तो चित्र भी उल्टा कर देता, तो चित्र उल्टा होता तो समझना बिल्कुल मुश्किल हो जाता था। तो दिक्कत आ जाती ना। तो साइड मिरर में वो यूज इसलिए होता है, यहाँ तल की जगह उत्तल होगा, ठीक है। चलिए, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा। अगर मान लीजिए सीधा बनेगा तो हमको समझने में आसान होगा। दूसरा बात, ये उभरे होने के कारण, अभी बताए हैं कि उभरे होने के कारण इसका दृष्टि क्षेत्र मतलब देखने का जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वो क्या होता है, बड़ा होता है। और पीछे से आने वाली बहुत सी चीज़ों को प्रतिबिंब आसानी से देख सकते हैं। पीछे से कोई, जैसे हम लोग गाड़ी हाँक रहे हैं, बहुत ऐसे ऐसे करके हाँक रहे हैं, लेकिन क्या पीछे का दर्पण अगर यूज नहीं करेंगे तो पीछे की वस्तु को देख पाएंगे? अगर हमको कट ही लेना होगा तो पीछे के वस्तु को क्या करना है, देखना होगा। देखेंगे तो कट मारेंगे। लेकिन आजकल तो बहुत छोटा कम उम्र में ऐसे बच्चे हो गए हैं कि बिना देखे ऐसे करते हैं, ऐसे करके ऐसे मोड़ देते हैं। तो क्या एक्सीडेंट की संभावना इसी से तो बढ़ रही है। तो देखिए, कभी भी आप लोग गाड़ी चलाइए तो देखिए, एक तो उम्र होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आप लोग प्लीज पीछे आगे पीछे देख कर और फिर कट करिए, क्योंकि जीवन तो एक बार ही मिला है। अब बताइए, हमारे कारण अगर किसी को, दूसरे को दुख अगर पहुंच रहा है तो क्या है ऐसे जीवन की, लालत है ऐसे जीवन की जो हमारे चलते किसी और को दुख फैले। तो दुख फैलाने का नहीं है, दुख बांटिए प्लीज। आप लोग दुख बांटिए। संसार किस लिए बना है, दुखों के बांटने के लिए बना है। देखिए, आज ऑलरेडी सब कोई परेशान है, पूरा दुनिया के लोग परेशान हैं। तो आप लोग दुख बांटिए प्लीज़, आप लोग दुख बांटिए। हम यही कहेंगे कि दुख बांटने से बढ़ता है, दुख छुपाने से नहीं, दुख को बांटिए। तो देखिए, आप अगर बाइक चला रहे हैं तो बाइक को सावधानी पूर्वक चलाइए। और अब देखिए, बच्चों को तो यह बिल्कुल नहीं हाँकना, मतलब गाड़ी नहीं देना चाहिए, इसलिए क्योंकि देखिए बच्चा का उम्र बहुत कम होता है, उसको नहीं लगता है कि पूरा जीवन उसी का, जिधर चाहता है उधर कर देता है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, उसको थोड़ा समझदार हो जाने दीजिए, तब बाइक उसको देना, ठीक है।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि उत्तल दर्पण का यूज। चलिए आगे देखते हैं वक्रता केंद्र। देखिए यहाँ से आप लोग का न्यूमेरिकल की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो न्यूमेरिकल का स्टार्टिंग यहीं से है। इसका की पॉइंट यहीं से शुरू होता है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का क्या होता है, भाग होता है, वह गोले का केंद्र दर्पण का, गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे सी से सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ भी दिया है, सी से सूचित किया जाता है। देखिए चित्र समझिए, यह हमारा मान लीजिए गोला हो गया। अब गोलीय दर्पण जिस गोले, अब मान लीजिए हम लोग कोई की पॉइंट, जैसे हम लोग गोल गोल क्या बनाते हैं, कोई सर्कल बना लेते हैं, तो क्या सर्कल बनाते हैं तो उसका की पॉइंट होता है ना, उसका पॉइंट होगा। तो वहाँ से जैसे यहाँ कोई कील हो गया, यहाँ से हम ऐसे करके कोई चाप लेते हैं और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो उसका बीच का जो बिंदु होगा, केंद्र होगा, वही केंद्र तो वक्रता केंद्र होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक छोटा सा चाप लीजिए, चाप को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाइए, चारों तरफ घुमाने के बाद एक बीच में बिंदु मात्र बचेगा, वही बिंदु वक्रता केंद्र होता है। समझ में आ गया होगा। चलिए ध्रुव क्या होता है? ध्रुव होता है जैसे मान लीजिए हमारा दर्पण हो गया, तो दर्पण का जो बीच का बिंदु है, या गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण का बीच का बिंदु क्या होता है? ध्रुव। ध्रुव को पोल कहा जाता है और पोल को संक्षिप्त में क्या कहता है? पी से सूचित किया जाता है। तो गोलीय दर्पण के मध्य का बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। कोई दिक्कत? गोलीय दर्पण के बीच का बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के बीच का बिंदु ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के बीच का बिंदु ध्रुव कहलाता है। चलिए आगे हम चलते हैं। हाँ, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव, आप ध्रुव पढ़ लिए हैं, वक्रता केंद्र भी पढ़ लिए हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र, बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए यह हमारा वक्रता, यह हमारा बीच का बिंदु वक्रता केंद्र हो गया, और क्या यहाँ से बीच से ऐसे नापते हैं, मान लीजिए हम ऐसे नापे हैं, तो बीच का जो सेंटर है तो सी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, और आधा काटे हैं उसका बीच का बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। जैसे देखिए यह हमारा दर्पण हो गया, तो इसका बीच का बिंदु तो ध्रुव कहलाता है, लेकिन इस गोले का बीच का बिंदु क्या कहलाता है? सी। अब देखिए सी और पी की दूरी ही होती है, सी और पी की दूरी क्या कहलाती है? आर। क्या कहलाती है? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, देखिए आप देखिए ध्यान से देखिए। चलिए अगला मेरा क्वेश्चन था कि वक्रता त्रिज्या क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। गोलीय दर्पण के देखिए यह वक्रता केंद्र हो गया, यह हमारा क्या है? वक्रता केंद्र हो गया, यह हमारा ध्रुव हो गया। दोनों के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो वक्रता त्रिज्या क्या है आप समझ गए होंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। कोई दिक्कत? ध्रुव वक्रता केंद्र की बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। चलिए इसको आर से सूचित किया जाता है। देखिए मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या है? तो मुख्य अक्ष होता है, जैसे दर्पण हो गया मान लीजिए, तो दर्पण यह हमारा क्या हो गया? ध्रुव हो गया, हाई हो गया वक्रता केंद्र, या क्या हो गया? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव पर खींची गई जो रेखा होती है, सरल रेखा क्या कहलाती है? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती हैं। जैसे गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाती है। तो मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष में कोई दिक्कत? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाती है। कोई दिक्कत? आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी डाउट होगा हम उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आप क्लास से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है, आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लोगों का जान प्राण है, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हम लोग का उत्साह बनेगा, जुनून बनेगा। हम लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
फोकस या मुख्य फोकस क्या है? तो प्रधान अक्ष के समानांतर निकट आपतित किरण परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटते हुए प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए हमारा कोई दर्पण हो गया, अवतलही दर्पण हो गया, यह तो ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र है, मिलाने वाली रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। अब देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर निकट आपतित किरण, आने वाली किरण परिवर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं वह क्या कहलाता है? फोकस। फोकस को बड़ा एफ से सूचित करते हैं। तो फोकस क्या है? आपने जाना कि प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर निकट, प्रधान अक्ष के समानांतर निकट आपतित किरण परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है वह बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। फोकस दूरी क्या होता है? फोकल लेंथ क्या होता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। इसको छोटा एफ से सूचित किया जाता है। तो देखिए यह हमारा ध्रुव हो गया, देखिए इसको थोड़ा सा हाथ से लिखते हैं, यह हमारा क्या हो गया? ध्रुव हो गया अर्थात पी हो गया। तो ध्रुव और फोकस यह हमारा क्या है? फोकस है। इन दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? छोटा एफ अर्थात क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। कोई दिक्कत? फोकस दूरी, फोकस और फोकस दूरी में कोई दिक्कत? हाँ होगा तो बताइएगा। बिल्कुल आराम से क्लास ले रहे हैं, ठीक है। हाँ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों में क्या अंतर है? तो देखिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या है? आधा है ना, बिल्कुल आधा है। फोकस दूरी के क्या है? वक्रता त्रिज्या की आधी है। और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या है? दोगुनी है ना। तो अगर कोई संबंध ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हमेशा आया है कि आपको देखिए यह दोनों ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, कहेगा इनमें से दोनों या सभी, तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा, एक ऑप्शन ऐसा डाला जाएगा जो आपको फंसा सकता है। तो अगर आप यह दोनों अगर याद रखे हैं तो आप बना सकते हैं। चाहे आपको न्यूमेरिकल भी दे सकता है कि अगर आर का मान दे देगा 10, कहेगा कि एफ आप निकालिए, तो एफ को क्या कर सकते हैं? तो एफ फोकस दूरी बराबर आर बाई तो 2 होता ही है। तो आर का मान कितना दिया है? 10 दिया है। तो 2 ऐसे कट करिएगा तो कितना होगा? 5। तो फोकस दूरी कितना होगा? 5 होगा। तो आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात है। अगर आपसे क्या कर सकता है? हाँ फोकस दे सकता है। मान लीजिए 20 दे दे और आर का मान निकालने को कह दे, तो आप कैसे बनाइएगा? आप भी वैसे ही कहिएगा कि एफ बराबर क्या होता है? आर बाई 2 होता है। तो एफ का मान 20 दे दिया है और आर का मान हमको निकालना है, तो यह इधर भागा में है, तो इधर जाके क्या होगा? गुना में होगा। तो वही होगा कि 20 गुना 2 बराबर 40 होगा। तो आर का मान कितना आएगा? 40 आ जाएगा। ऑटोमेटिक है कि 40 आएगा। तो आप लोग भी न्यूमेरिकल अगर आता है ऐसे तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं दर्पण सूत्र की तरफ। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है कि फोकस दूरी अगर आपको याद है, प्रतिबिंब दूरी याद है, बिंब दूरी, इन तीनों का अनुपात ही दर्पण सूत्र होता है। फोकस दूरी, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी, अगर तीनों में आपको संबंध दिखलाने आता है, अगर आपको बटा का जोड़ आता है, बटा के घटाव आता है, आपको थोड़ा सा मैथ की कुछ विधियां आती हैं, तो यह बिल्कुल इस प्रकार का आंकिक प्रश्न आपसे बिल्कुल नहीं छूटने वाला है। क्योंकि देखिए आंकिक प्रश्न में कुछ नहीं करना होता है, केवल लोग मैथ से क्या होता है? डर जाता है। आप मैथ से क्यों डरते हैं? मैथ देखिए इसका आंकिक प्रश्न बिल्कुल आसान है। अगर आप चित्र बना लिए, अगर आपको थोड़ा सा समझ है तो बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा सा हिंट्स देते हैं कि दर्पण सूत्र क्या है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी, यह तीनों का अनुपात क्या कहलाता है? तीनों का अनुपात क्या कहलाएगा? दर्पण सूत्र कहलाएगा। तो दर्पण सूत्र आपको याद रहना चाहिए हमेशा। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट उठा के पूछता है कि दर्पण सूत्र बताइए, 4 ऑप्शन देगा और एक या उसमें से एक ये रहेगा, तो आपको याद होना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि आपसे अगर ऐसे भी दे सकता है 1/u माइनस 1/f बराबर 1/v। तो देखिए यहाँ क्या क्या करता है, चलो रुकिए 1 मिनट, हम आपको थोड़ा सा ऐसे बताते हैं। जैसे आपसे लिख दिया गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कर दिया गया था। देखिए यह प्लस है तो इधर आके तो माइनस होगा, 1/f का माइनस क्या होगा? 1/v बराबर 1/u होगा। यह अगर इधर प्लस है तो इधर आने पर क्या हो सकता है?
माइनस होगा, तो माइनस होगा तो आपका ऑप्शन में यह भी डाल सकता है या भी डाल सकता है। तीसरा क्या बन सकता है, तीसरा बन सकता है 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। यह तीन सूत्र आपका यहाँ से बन सकता है। तो तीनों सूत्र में से आपको यह तीनों डाल सकता है और कहेगा इनमें से चूज कीजिए। तो आपको अगर तीनों दे देगा और कहेगा इनमें से सभी होगा, तो आप सभी ऑप्शन चूज कीजिए क्योंकि यह तीनों सही है। अब देखिए इससे न्यूमेरिकल कैसे बनता है, थोड़ा देखते हैं हम। चलिए, अगर फोकस दूरी मान के चलिए हमको कितना चाहिए, अगर 20 सेंटीमीटर दे देता है और भी प्रतिबिंब की दूरी अगर मान लीजिए, चाहे बिंब की दूरी लेते हैं, बिंब दूरी -10 सेंटीमीटर, क्योंकि बिंब की दूरी तो हमेशा आगे हम चिन्ह परिपाटी पढ़ाएंगे तो उसमें तो बिल्कुल इसका ही वर्णन है और भी निकालना है। तो आप बिल्कुल दर्पण सूत्र लगाइए 1/v प्लस 1/u। अब देखिए 1/f का मान 20 दिया है और प्रतिबिंब का मान कितना दिया है निकालना है और बिंब का मान -10 दिया है। तो देखिए हम यहाँ पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, देखिए आपको समझना होगा यह चीज़ें क्या है, यहाँ जाएगी गुना होगा प्लस माइनस में तो माइनस हो जाएगा, यह चीज़ तो यहाँ माइनस होगा। अब माइनस होगा तो इधर आने के पर यह प्लस हो जाएगा, तो 1/20 अब प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यह माइनस है, इधर आकर कितना होगा प्लस होगा। अब देखिए दोनों का आप एल से बट्टा का जोड़ आप सीखे हैं, इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको अगर नहीं करने आता है तो थोड़ा सा कर देते हैं। 110 लघुत्तम इसका होगा 20 और 10 का 5 से 2 1 2 5 10 10 दूना 20, हाँ 20 ही आएगा। एक मरतबे कटेगा तो 1 होगा और यह 2 मरतबे कटेगा तो 2, तो 3/20 होगा। इसको कटाएंगे तो नहीं कटेगा, 1/10 में आ जाएगा। तो देखिए 3 भी होगा बराबर 20, तभी बराबर 20/3, इतना लगभग आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको अगर हम कटाते हैं तो 3 20 6 पॉइंट कुछ मतलब 6 पॉइंट कुछ इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो दर्पण सूत्र अगर आपको याद है तो आप आगे के प्रश्न कर सकते हैं। चलिए देखिए आवर्धन क्या है, तो बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात ही आवर्धन होता है। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब अर्थात वस्तु की ऊंचाई, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। आवर्धन अगर हमसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। इसका सूत्र होता है m बराबर -v/u, यह भी याद होना चाहिए। चलिए चिन्ह परिपाटी सबसे जरूरी है, यहाँ से आपको पहचान में आएगी कि क्या धनात्मक होती है कैसे ऋणात्मक होती है। ठीक है, यहाँ से देखिए दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। एक दर्पण लेते हैं, यहाँ पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको एक स्पेस जगह हम इसको बनाते हैं। देखिए ध्रुव से दाईं ओर मापी गई, ध्रुव से दाईं ओर, अगर मान लीजिए अगर हम ऐसे घूमे हैं तो हमारा दाहिना ये तो हुआ, तो ध्रुव से दाहिने ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और बाएं तरफ मापी गई दूरियां क्या होती हैं, ऋणात्मक अर्थात माइनस में होती है। ऊपर की तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। इसमें कोई दिक्कत, देखिए यही कहता है कि ध्रुव से दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक, बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के लंबवत मापी गई अर्थात ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक और नीचे की ओर मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी आप देख लिए, थोड़ा सा हम देखेंगे इसका, हाँ चलिए इसी पे बताते हैं, खाली जगह तो मिला। देखिए यह हमारा क्या है, पी है, पी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं ना, पोल कहते हैं। ध्रुव से सभी दूरियां किससे मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती है, कोई दिक्कत। ध्रुव से दाहिना तरफ मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, आप पढ़ लिए हैं। चिन्ह परिपाटी कहता है कि ध्रुव से दाहिने तरफ, ध्रुव से दाहिने की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, जबकि ऊपर की ओर मापी गई दूरियां भी धनात्मक होती हैं, जबकि बाएं की तरफ मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं और नीचे की तरफ मापी गई दूरियां भी ऋणात्मक होती हैं। तो इसमें कोई दिक्कत
तो बताइए अगर हम वस्तु को इधर लेंगे तो क्या होगा, इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस में होगा। वस्तु प्रतिबिंब अगर इधर बनेगा तो प्लस में होगा, इधर बनेगा तो माइनस में होगा। ऊपर अगर कोई वस्तु जाता है तो प्लस में, नीचे जाता है तो माइनस में, कोई दिक्कत। चलिए हाँ, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति समझाइएगा। तो अवतल दर्पण आपका अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण में थोड़ा सा ऊपर की ओर करते हैं, वस्तु जब अनंत पर हो, यह वस्तु हमारा क्या है, अनंत पर है, तो वो अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है। आने के बाद क्या कर रही है, टकरा कर क्या कर रही है, लौट जा रही है। लेकिन वक्रता केंद्र से जैसे आती है वैसे ही क्या कर रही है, लौट जा रही है। तो कटान इसका बिंदु कहाँ बन रहा है, देखिए फोकस पर बन रहा है, फोकस अर्थात फोकस के सामने बन रहा है। वस्तु से देखिए, वस्तु से बिंदु मात्र का कटान बिंदु बिल्कुल यहाँ से आता है और यहाँ काटता है, बिल्कुल छोटा सा बनेगा, ठीक है। और वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, अवतल दर्पण है तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वस्तु से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो आपको यह चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर यह चीज़ें आपको याद है तो आप अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। अगला है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, जब मान लीजिए यह वक्रता केंद्र हो गया, यह हमारा अनंत हो गया, यह अनंत हो गया, तो अनंत और वक्रता केंद्र दोनों के बीच हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो प्रतिबिंब देखिए, इससे वस्तु की दूरी आ रही है, प्रकाश आ रही है, टकरा कर क्या कर रही है, लौट जा रही है। और देखिए वक्रता केंद्र से जो वस्तु आ रही है फिर उसी पर लौट जा रही है, मतलब जिस पर आती हैं वैसे ही लौट जाती हैं। तो देखिए सी और एफ दोनों के बीच में बन रहा है कटान बिंदु। अब देखिए यह बिल्कुल उल्टा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना, वास्तविक बना और वस्तु से थोड़ा छोटा बना है। यह वस्तु थोड़ा बड़ा है, यहाँ इससे छोटा बना और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बना। यह वक्रता केंद्र है और फोकस दोनों के बीच बनता है। जैसे मान लीजिए यह हमारा कोई दर्पण हो गया, आपको हम दिखलाते हैं, यह ध्रुव हो गया। अगर यह हमारा सी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अगर वस्तु को हम यहाँ लेते हैं, वक्रता केंद्र हो या अनंत, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच लेते हैं तो वस्तु से प्रकाश की किरणें आ रही है, यह तो हमारा फोकस है, फोकस से क्या कर रही है, गुजर जा रही है, फोकस से गुजर रही है। तो देखिए वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरणें आएंगी, वक्रता केंद्र से जो जैसे आ रही है वैसे क्या कर जा रही है, लौट जा रही है। तो देखिए यह दोनों के वक्रता केंद्र और फोकस दोनों के बीच देखिए बहुत छोटा, इससे तो बिल्कुल छोटा है, यह सीधा है लेकिन इसका उल्टा ही बन रहा है। तो उल्टा तो बना दिया और वास्तविक बनेगा और सी एवं एफ के बीच बनेगा। सी बोले तो वक्रता केंद्र और एफ बोले तो फोकस, इन दोनों के बीच में वस्तु बनेगा, कोई दिक्कत। चलिए इसमें का एक और आता है जो केंद्र पर आता है, ठीक है। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना है। देखिए इससे अगर आपको समझ में आता है वो थोड़ा समझा देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यह हमारा कोई दर्पण हो गया, क्या हो गया, यह हमारा ध्रुव हो गया, बीच का बिंदु वक्रता केंद्र हो गया, मिलाने वाली प्रधान अक्ष हो गया। वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखते हैं, दोनों की बीच की दूरियां ही फोकस। अब देखो वक्रता केंद्र पर जो वस्तु है आ रही किरण परिवर्तन के बाद टकरा कर क्या कर रही है, लौट जा रही है। अब बताइए वक्रता केंद्र से अगर आएगी, अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र से ही, तो जिस माध्यम से आएगी वैसे ही तो कट जाएगी। इसको सही से बनाएंगे तो ऐसे आएगी और ऐसे इसको काटेगी, अर्थात इसी पे काटेगी। तो जितना वस्तु जितना इधर प्रतिबिंब बनाएगा सी पर उतना ही यह वस्तु, अगर वस्तु जितना हाइट का होगा, जितना ऊंचाई का होगा, अर्थात जितना आकार इसका होगा उतना ही आकार का बनेगा। तो वस्तु का जो क्या होगा, बराबर होगा। वास्तविक तो उल्टा होगा। वक्रता केंद्र मतलब सी पर वस्तु रखे हैं तो सी पर प्रतिबिंब सामने बन रहा है। प्रतिबिंब कितना बन रहा है, सी पर बन रहा है, बिल्कुल लगभग बराबर बन रहा है। इसमें देखिए कि इससे आ रही प्रकाश की किरणें और देखिए फोकस से आकर क्या करेगी, टकरा कर लौट जाएंगी। लौटेंगी तो क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, देखिए यहाँ बनेगा, इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक था। तो फोकस से आएंगे तो क्या करेगी, उसके समानांतर गुजर जाएंगे। तो गुजरने के बाद क्या हो सकता है, वस्तु के बराबर होगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और स्थिति बनेगी वक्रता केंद्र पर होगा, ठीक है। हाँ एक और है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या कैसी बनेगी। अब बताइए वस्तु फोकस पर हो और ध्रुव दोनों के बीच में वस्तु को रखते हैं।
अब देखिए वक्रता फोकस से तो किरणें आ रही हैं लेकिन कट जा रही हैं, और पी से आने वाली किरणें ऐसे आ रही हैं। तो देखिए जो पीछे बढ़ाने पर वस्तु को, देखिए यहाँ पीछे बढ़ा रहे हैं, पीछे बढ़ाने पर वस्तु की क्या 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 बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। पीछे मतलब दर्पण के पीछे बढ़ाने पर प्रतिबिंब बन रहा है, वो भी देखिए बड़ा बन रहा है। प्रतिबिंब देखिए यहाँ छोटा लिए थे लेकिन प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है, लेकिन सीधा बन रहा है। यहाँ प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बना, वस्तु से बड़ा बना। तो देखिए दर्पण के पीछे बना, आभासी और सीधा बना। कटान से बना, वास्तविक कटान से बना नहीं, काल्पनिक कटान से पता है। और वस्तु का जो विस्तार होगा वस्तु से बड़ा होगा। आप पढ़े हैं, आप देखे हैं चित्र में, यह छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। चलिए आगे देते हैं, उत्तल दर्पण की ओर चलते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति होगी फोकस पर होगी, आभासी सीधा होगा और अत्यंत छोटा होगा। जैसे उत्तल में था, तो उत्तल में तो धंसा हुआ था, परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ था, लेकिन अवतल में उभरा रहेगा। तो उभरा रहेगा तो बस चित्र वैसे ही बनेगा, बशर्ते कि उसमें उत्तल का यूज होगा। तो फोकस पर बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी। तो ध्रुव एवं फोकस के बीच बनेगा, ध्रुव और फोकस पर बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा आसान भी है, क्योंकि देखिए इसमें हो भाई वो अगर आप चित्र बनाकर आप इसको बना देते हैं, आपको नंबर कटने वाला नहीं, क्योंकि कोई भी एग्जामर जानता है हाँ यह रटा नहीं, ये बनाया होगा क्योंकि खुद से मेहनत किया होगा। तो देखिए एक वस्तु को, क्वेश्चन बहुत बारीकी, बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एक वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, कितना फोकस दूरी है 18 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण के सामने 9 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखा जाता है, तो प्रतिबिंब क्या होगा समझिएगा। फोकस दूरी, प्रतिबिंब और बिंब तीनों को समझिएगा। फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक होगा। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, तो धनात्मक होगा तो +18। हाँ, बिंब की दूरी जो होगा हमेशा ऋणात्मक होगा, तो 9 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब निकालना है तो दर्पण सूत्र आप पढ़े हैं 1/f बराबर 1/b + 1/u। तो 1/f है तो 1/18, b का मान तो निकालना है, u का मान -9। माइनस है तो यहाँ गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस है और इसमें गुना होगा प्लस से, तो कितना होगा माइनस हो जाएगा। तो 1/18 बराबर 1/v माइनस 1/9। यह माइनस में है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 1/18 माइनस 1/9 टू 1/v। दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 6 3 फिर 3 से 2 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब देखिए 1 मर्तबे कटा, 2 मर्तबे कटा, 1/v, दोनों को जोड़ने पर 3 आया, 3/18, 1/v घटाने पर 1/6 आया, इसलिए 1/v बराबर 1/6, इसलिए v बराबर 6 सेंटीमीटर। v का मान कितना आया 6, इसलिए v का मान, प्रतिबिंब का मान कितना आया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए, एक बार फिर से हम इसको समझाते हैं, आप समझ जाइएगा। देखिए पहले क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि देखिए कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं। मान लीजिए हम इसको जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, जैसे हम ही पढ़ रहे हैं, एक वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले वस्तु को सामने पर रखा है, तो 9 सेंटीमीटर वस्तु को दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या समझ पाए। इतना जल्दी पढ़े, 60 सेकंड भी गया, लगभग 30 सेकंड पढ़े, 30 सेकंड भी गया और समझ में नहीं आया। फिर से पढ़ेंगे, फिर वैसे ही पढ़ेंगे, समझ में आएगा नहीं, आराम से पढ़ेंगे। एक वस्तु को, समझ गए, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी याद हो गया कि फोकस दूरी 18 है, तो उत्तल दर्पण है। अब देखिए उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण फोकस दूरी धनात्मक, दर्पण से 9 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को, अगर कोनो वस्तु 10, यहाँ लिखा है एक वस्तु को 9 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सजाने में कोई दिक्कत होगा। जब अगर आप इसको सजा लेते हैं तो बटा का जोड़ है, आप तो बिल्कुल कर सकते हैं इसको। 1/f बराबर 1/u + 1/u, तो दर्पण का सूत्र है, यह दर्पण क्या है सूत्र है, तो 1/80 बराबर 1/v + 1/-9, क्योंकि यहाँ -9 है। उसके बाद आप न्यूमेरिकल बटा का जोड़ कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम है, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण में कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो फिर प्रतिबिंब निकालना है। तो बताइए फोकस दूरी निकाल दिया गया है -15 सेंटीमीटर,
अब देखिए उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है तो माइनस होगा कि प्लस होगा? प्लस होगा। बिंब की दूरी हमेशा ऋणात्मक होंगी तो -10 सेंटीमीटर, और भी निकालना है तो क्या आप नहीं निकाल सकते हैं? कमेंट में आप इसका आंसर जरूर बताइएगा, यह हम अभी नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। सेम वैसे ही बनेगा, अगर आपको बट्टी के जोड़ आती है तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम तब तक के लिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है कि एक समतल दर्पण का आवर्धन अगर धनात्मक है, +1 है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, क्या अर्थ होगा? तो देखिए m का धनात्मक मान क्या दिखलाता है, अर्थात HO बराबर +1 है, इसलिए कि H1 जो है मतलब और मतलब HI और HO मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई दोनों का जो अनुपात है बिल्कुल क्या है, बराबर है। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ लिखा गया है और बिंब की दूरी, दोनों का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। तो देखिए इसलिए समतल दर्पण द्वारा बिंब के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, अर्थात धनात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा बनेगा। यह धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब की जो स्थिति बनेगा वह धनात्मक और क्या बनेगा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। इसमें कोई दिक्कत? आपका प्रकाश का प्रवर्तन बिल्कुल चारों तरफ से समाप्त हो गया। अगर आप इस क्लास को ध्यान से किए होंगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो इससे बाहर नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। अगर आप सब्जेक्टिव पर तैयारी कर लिए हैं तो आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हमने करवा भी दिया है ऑब्जेक्टिव का, लेकिन फिर करवाएंगे। तो आप लोग धैर्य बनाइए और विश्वास रखिए कि हाँ हम कर सकते हैं, हम बैठेंगे, हम पूरी क्लास तो करेंगे। तो पूरी क्लास अगर आपने किया है, पूरा को शिद्दत के साथ आपने पढ़ा है, शांतिपूर्वक पढ़ा है, तो यह क्लास बिल्कुल आपके लिए ही बनाया गया है, ठीक है। आप शांति बनाइए जीवन में। देखिए शांति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए तसल्ली तो किसी को नहीं। अगर हमको अगर 4 आम खाने की अगर ज़रूरत है, हम 4 आम खा भी लिए फिर भी तसल्ली नहीं है, कहेंगे कि फिर एक और खा लेते, तो आपको मायने यह नहीं रखता है कि आपका रिजल्ट, मान लीजिए आपका रिजल्ट अगर 300 400 भी आ जाएगा तो भी आपको तसल्ली नहीं होगी। हाँ, यह होना चाहिए कि हम कर्म कर रहे हैं, इसका फल हमेशा मीठा होगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास नई ऊर्जा, नई उत्साह और नए जोश के साथ प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है। धन्यवाद।